गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग इस कोरोना पेंडेमिक सिचुएशंस में। और वेलकम टू ऑल बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स इन माय वर्चुअल क्लासरूम। जैसे कि हमें सबको पता है कि कोरोना पेंडेमिक सिचुएशंस में अब ऑफलाइन क्लासरूम में टीचिंग कराना पॉसिबल नहीं है, ना मेरे लिए ना आपके लिए। कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एज वेल एज इंडिया की जो एडवाइजरी है वो कुछ इसी तरीके की है, और वो अभी के इन्वायरमेंट से के लिए फेवरेबल भी है। तो हमें अब इसी को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासरूम को ही हमें इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा और इसी तरीके से अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है। और बहुत ही सीरियस मोड में, ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो डाल दिया और आप लोगों ने देखा ही नहीं, उसको पढ़ा ही नहीं, उसको समझा ही नहीं, उसकी क्वेरीज ही मेरे पास में नहीं आ रही। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो फॉर बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप मेरे जो बैकग्राउंड में जो पीपीटी है उसमें देख पा रहे हैं कि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज। इसका फर्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो हम शुरू करने जा रहे हैं, मेरा फर्स्ट वीडियो है। आगे मैं आपसे नोट्स भी शेयर करूँगा। और अभी हम जो बात करेंगे वो लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपका जो सिलेबस शुरू होता है वो शुरू होता है लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर कंप्लीटली जो डिटेल है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड। और उसको शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे, देखिए जैसे मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आएगा तो वो कितना ज़्यादा मार्केट के अंदर अपने कस्टमर को कवर करेगा, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उससे पहले जो प्रोडक्ट आया हुआ है उसकी क्या लिमिटेशंस है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती थी, जो पॉलिंग ने बताया था। और सीएफटी भी, जो इसके बाद में पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो भी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज होते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन करती है। तो क्या लिमिटेशंस थी, क्या कमियां थी वीबीटी के अंदर, वो हमें आज डिस्कस करनी है। उसके बाद में देन वी विल गो फॉर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए सबसे पहले मैं जब लिमिटेशंस की बात करूं उसके पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताता हूं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए कि व्हाट इज अ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये बताया था कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड, आप देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा था, उसके बाद में आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, दोनों में आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखी है, जिसके अंदर अपन उसका नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, सारी चीज़ें पढ़ते हैं। वहाँ पे देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो मेटल होता है और एक लिगेंड होता है। लिगेंड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है एंड मेटल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और मेटल वो एक सेंट्रल एटम होता है जो ट्रांजिशन मेटल होता है, जो 3D, बेसिकली ज़्यादातर 3D एलिमेंट हो सकता है, 4D हो सकता है, 5D हो सकता है। 3D 4D 5D का मतलब समझते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, जिरकोनिया, जिंक, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस तरीके से, या यट्रियम, जिरकोनियम, नाइबियम, ये सब आपको पता है। 3D सीरीज, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, उसका मेटल हो सकता है। तो वीबीटी ने ये कहा कि लिगेंड और मेटल के बीच में, लिगेंड और मेटल के बीच में एक संयोजकता बंध होता है, एक टाइप ऑफ संयोजक, इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कि संयोजकता बंध में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन धातु देता है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक जो जिन दो परमाणुओं के बीच में बॉन्ड बनता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ए देगा, एक इलेक्ट्रॉन बी देगा, और दोनों मिलकर के एक बंध का निर्माण करते हैं जिसे हम संयोजकता बंध कहते हैं। ये संयोजकता बंध नहीं है, धातु और लिगेंड के बीच में संयोजकता बंध नहीं है, लेकिन इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तब ये एक विशिष्ट प्रकार का संयोजकता बंध ही है, जिसको हम उपसहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं, कि जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ही लिगेंड के द्वारा दिए जाते हैं। जबकि वहां पे क्या था, एक एक इलेक्ट्रॉन देते, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन ही लिगेंड के द्वारा दिए जाते हैं, और केवल धातु उनको एक्सेप्ट करने का काम करता है। तो वीबीटी ने ये कहा कि जो पॉलिंग था इसका जो प्रपोज, जिसने इसको प्रपोज किया था, उसने ये कहा
कि लिगेंड उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है। वो उसके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो सकते हैं, वो उसके नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो सकता है। वो धातु के रिक्त डी कक्षकों में लेके आएगा। देखो ट्रांजिशन मेटल का मतलब ही यही है कि उसके अंदर रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होने चाहिए। रिक्त डी कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा और उसके बाद में वो डी कक्षक क्या करते हैं, अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आपने सब लोगों ने पढ़ा है कि डी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब एक तरफ शिफ्ट होते हैं और उसका संकरण होता है। जैसे मैं कहूँ कि उसके अंदर sp3d संकरण है, मतलब 5 लिगेंड आएंगे या 4 लिगेंड आएंगे तो sp3 संकरण हो सकता है या dsp2 संकरण हो सकता है, सब लोगों को पता है। 5 आएंगे तो sp3d या dsp3 हो सकता है, 6 आएंगे तो sp3d2 या d2sp3 हो सकता है, 7 आएंगे तो sp3d3 या d3sp3, जैसा कि हम सब लोग पढ़ते हैं। और उसके अकॉर्डिंग जैसे अपन कहते हैं ना कि घर में अगर 6 गेस्ट आएंगे तो आपको 6 रूम खाली कराने हैं, 5 गेस्ट आएंगे तो 5 रूम। तो ये कहना चाह रहा है वीबीटी कि जितने लिगेंड आते हैं उतनी ही संख्या में धातु अपने रिक्त कक्षक उसको उपलब्ध कराता है। अगर उसके पास में उपलब्ध नहीं होते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके दूसरे अर्धपूर्ण कक्षकों में डाल करके उनको सेट करेगा, लेकिन उनके लिए उतने खाली कक्षक उपलब्ध कराएगा और जिस टाइप के कक्षक उपलब्ध कराता है उसी से उसका संकरण बनता है। जैसे sp3d d2sp3 ये सब आपने पढ़ लिया, ये सारी वीबीटी थी। लेकिन इसमें कमियां क्या क्या थी? इसमें कमियां ये थी कि इसमें कमी ये थी कि जैसे कि अपन सबसे पहले कमी की बात करें तो उसकी जो कमी थी वो ये थी कि जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के कलर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कलर को एक्सप्लेन का मतलब कि जैसे जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स मेटल्स होते हैं, वो सारे के सारे कलरफुल होते हैं। येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्राइट येलो कलर और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, वो सारे कलर होते हैं। बट वीबीटी कांट एक्सप्लेन द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ये वीबीटी की सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी। क्यों? क्योंकि उसमें इस तरीके से कोई ऑर्बिटल्स का बाइफर्केशन नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में कलर तभी आएगा जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और हाई एनर्जी लेवल्स में जाएगा, और अगर वो जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है वो एनर्जी अगर विजिबल रीजन में आ रही है तो वो कलर उसका कॉम्प्लीमेंट्री शो होता है। बट देर इज नो splitting of orbital was found in वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसने सिंपल ये बताया कि लिगेंड जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में डालते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, और उस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उसकी हम ज्योमेट्री, उसकी शेप, उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बता देते हैं, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, वो पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, ये सब हम बता सकते हैं। बट उसके कलर का कोई एक्सप्लेनेशन उसके अंदर नहीं था। ये कुछ जैसे कि मैंने कहा कलर प्रॉपर्टीज था। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सेम थिंग वही है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्राज अपनी पीक्स को पता नहीं लगेगा कि वो किस तरीके के स्पेक्ट्राज प्रेजेंट करेगा, कितनी वेवलेंथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन करते हैं। अगर हम किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को डिक्टेट करते हैं किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से, चाहे वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है या वो ESR है, तो उसमें कोई स्पेक्ट्राज किस तरीके से आते हैं, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक पीक को प्रेजेंट करता है और वो पीक कहाँ से जनरेट होती है इस बात का कोई आइडिया उसके अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स उसकी पीक कहाँ पे आएगी इसको बताने के लिए उसके लिए कुछ ना कुछ स्प्लिटिंग होना ज़रूरी है, उसके ऑर्बिटल्स के बीच में स्प्लिटिंग होना ज़रूरी है, और उन स्प्लिटिंग की वजह से जो ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और हायर एनर्जी लेवल्स में लेके जाएंगे। बट देर इज़ नो क्लू, देर इज़ नो डिटेल ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, so it is can't explain the absorption spectra of transition metal complex। मतलब ये उनके अवशोषण स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं करती है। इसके अलावा मैं कह दूं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो चुंबकीय गुण हैं उपसंयोजी यौगिकों के, या मैं कह दूं कि संक्रमण जो यौगिक है, संक्रमण धातु जो है जो अपन पढ़ रहे हैं, उपसंयोजी यौगिक पढ़ रहे हैं, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है बट हर एंगल पे नहीं करता। मैं कह दूं कि एक लिमिट तक ही करता है। जैसे कि मैं ये कह दूं कि इसने एक एग्जांपल दिया कि NiCN4 है, तो NiCN4 मैं कह दूं कि वो कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय होता है क्योंकि उसके अंदर उसका संकरण DsP2 है। NiCl4-2 आपको मैंने बताया होगा और मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि NiCl4 का संकरण sp3 इसलिए बताता है क्योंकि उसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, क्योंकि वो
क्या नाम है, अनुचुंबकीय होता है, जबकि NiCN4 जो है वो प्रतिचुंबकीय होता है। तो वो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय बताने के लिए NiCl4-2 का संकरण sp3 बताता है और NiCN4 2- का संकरण DsP2 होता है। तो कब तो ये DsP2 बन जाता है और कब ये sp3 बन जाता है, इसका भी कोई डिटेल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है कि क्यों मैंने इसको DsP2 संकरण दिया और क्यों मैंने NiCl4 2- को sp3 संकरण बताया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड this theory? It is not present in this limitation in this VBT theory. So इसमें इसने बताया, बट इसको एक मतलब ये नहीं बता पाया कि वाई sp3 hybridization is found for NiCl4 2- and DsP2 for NiCN4-। लेकिन देखिए, अब मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि NiCl4 2- का संकरण sp3 क्यों होता है और NiCN4 2- का संकरण DsP2 क्यों होता है, क्योंकि एग्जाम में हमसे तो जरूर पूछा जाएगा। राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द जियोमेट्री एंड शेप ऑफ NiCN4, ऐसा पूछ सकते हैं। उसका संकरण क्या होगा, उसकी चुंबकीय गुण कैसे होंगे, अनुचुंबकीय होंगे कि प्रतिचुंबकीय होंगे, ये सब हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये नहीं बताता VBT, लेकिन हमें तो बताना पड़ेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसी तरीके से ये कुछ कमियां हैं, इनके नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में ये बता रहा है कि अनुचुंबकीय, ये प्रतिचुंबकीय है, लेकिन उस गुण को समझाने के लिए कब तो ये उसका संकरण, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 लिगेंड आ रहे हैं, NiCl4 के अंदर भी 4 लिगेंड आ रहे हैं और NiCN4 के अंदर, वो क्लोराइड था ये साइनाइड है, इसमें भी 4 लिगेंड आ रहे हैं। लेकिन NiCN4 साइनाइड वाले में संकरण DsP2 क्यों हो जाता है, D S और P, 2P 4 हो गए, और उधर NiCl4 के अंदर क्या नाम है कि 4 लिगेंड है, फिर भी यहाँ पे संकरण sp3 क्यों हो जाता है। इन चीज़ों का कोई एक्सप्लेनेशन ये नहीं देता है। इसी तरीके से मैं कह दूं कि क्या नाम है कि सेम जियोमेट्री होने के बाद में भी मतलब उसका संकरण अलग अलग क्यों होता है, इन चीज़ों के बारे में नहीं बता पाता। इसी तरीके से जैसे कि मैं कहूँ कि कोबाल्ट प्लस जो क्या नाम है कि +2 के जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, जो संकुल होते हैं, उनके लिए ये कहता है कि इसके अंदर sp3 जो क्या नाम है कि D2sp3 संकरण करने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देता है और ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ये चीज़ इसके लिए तो लागू होती है, लेकिन फिर जब मैं कॉपर के लिए बात करता हूँ, कॉपर +2 के लिए, कॉपर CuNS342- के लिए बात करता हूँ, तो उसका संकरण भी अगर मैं वैसे करके एक इलेक्ट्रॉन को आगे भेजूँ, लेकिन वो ऐसी कोई अपचाय गुण प्रदर्शित नहीं करता। तो इस प्रकार कई सारी मतलब कि इसकी लिमिटेशंस हैं, जो मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा एज ए वाइट बोर्ड के ऊपर। ये सब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि किस तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ कमियां हैं, जो कमियां CFT ने दूर करी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने दूर करी, और उसके जो जितने भी मैंने इसमें कमियां बताई हैं, जैसे कि कलर नहीं शो करना, चुंबकीय गुण भी कुछ हद तक सही पाए गए, कुछ नहीं पाए गए, कब इसका संकरण DsP2 हो जाता है, कब इसका संकरण sp3 हो जाता है, कभी जिसकी उपसंयोजन संख्या 6 होती है उसके लिए इसका संकरण sp3D2 होता है, कभी D2sp3 होता है। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं कि कभी ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, कभी नहीं करता, ये उसके अवशोषण स्पेक्ट्रा को क्यों नहीं एक्सप्लेन करता, ये सारी चीज़ों के जवाब जो हैं वो हमें CFT में मिलेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मिलेंगे। आपके से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे कंटिन्यूसली मेरे वीडियो देखते रहिए और आपका मैं पूरा सिलेबस जो भी है वो मैं आपका कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। और मैं ये चाहता हूँ कि धीरे धीरे आप इससे जुड़ें और रोज़ मेरा वीडियो हमारा क्लास वाइज आता रहेगा। हम मेरे और भी साथी हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, उनके भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, लेकिन साथ में अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करिए। बहुत ही अच्छा मौका है, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को सीख भी सकते हैं और भी अदर प्लेटफॉर्म पे भी आप मेहनत करते रहिए और अपनी स्टडी को ध्यान में रखिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। ओके, थैंक्स।